पहला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 149 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बुध। चूँकि ये सूर्य से सबसे निकट है इसलिए इसका जो परिक्रमण काल है यानी कि एक सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय है वो सबसे कम होता है, 88 दिन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना है? सभी को पता होगा 82.5 डिग्री। यह है भारत का प्रमाणिक देशांतर कौन है? ऑप्शन ए 82.5 डिग्री। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कॉल्डेरा। ज्वालामुखी के उपरांत जो भी स्थल बनती है, जिस स्थल का निर्माण होता है वो कौन सा है? कॉल्डेरा है। कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोलोरेडो। ये नदी जो है वह समुद्र से मिलने से पहले मरुस्थल से होकर गुजरती है। छठा प्रश्न है, कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सैल। सैल जो चट्टान है वही स्लेट में परिवर्तित होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डॉफरी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में आया भी है। ठीक है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये रिपीट तो करता ही आपको पता होगा। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये थे लाला लाजपत राय एवं सीपी दत्त। ये जो दो नेता थे इनका मानना था कि लॉर्ड डॉफरी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा है। आठवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये अपने भारत में ही है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा गुड़गांव में। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोन, पुनपुन और किउली। ये 3 नदियां जो हैं वो बिहार में दक्षिणी की सहायक नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं। झारखंड में बक्साइट किन जिलों में मिलता है? ये बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए रांची और पलामू। झारखंड, आपको पता है ना कि झारखंड में जो बक्साइट है वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और किन किन राज्यों में, किन किन जिलों में मिलता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, रांची और पलामू में ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके अलावा बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा कि ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात, यानी कि निर्यात और आयात दोनों पूरी तरह से बंद रहते हैं इस तरह की अर्थव्यवस्था में। सरकारीय आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरकारीय आयोग का संबंध जो है वो किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है सरकारीय आयोग का संबंध। इसके अलावा आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे क्या थी? ठीक है, तो आरंभिक मांगे थी इसका ये अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना, ये भी ठीक है। शस्त्र अधिनियम की समाप्ति, ये भी सही है। ICS परीक्षा का इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजन, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कांग्रेस संगठन द्वारा ये तीनों की मांगे जो है वो सही है, ये मांग की गई थी। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये थे मानेकशॉ। ठीक है, फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय मानेकशॉ हैं।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये 1922 में हुई थी, 1922 में। चलिए अब हमें यहाँ पे मिलान करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले देखते हैं मनरेगा। तो मनरेगा जो है वो शुरू हुआ था 2005 में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये आपको पता है कि मोदी जी के आने के बाद हुआ है, तो 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014। अटल पेंशन योजना जो है वो शुरू हुई थी 2015 से, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे, बच गया एक ग्राम उदय से भारत उदय, ये 2016। तो इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक से याद कर लेंगे एक बार, मनरेगा ये 2005 से शुरू हुई है, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 से शुरू हुई है, अटल पेंशन योजना ये 2015 से शुरू हुई है, और ग्राम उदय से भारत उदय ये जो है 2016 से शुरू हुई है। चलिए आगे देखते हैं, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये संबंधित राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था हमको बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1942 में। इसी समय गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और उसी समय आज़ाद हिंद फौज की भी गठन की गई थी, याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे। और हुआ क्या था, इसके अलावा वर्ष 1939 में क्या हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ था, याद रखेंगे इसको। अब हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई थी, किस साल में हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1953 मई 1953 में, ठीक है। तो किन्होंने ये चढ़ा था, तो ये सिरप्पा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी, याद रखेंगे। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये यूएसए के निवासी थे। मार्टिन लूथर किंग यूएसए के निवासी थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? इसका सही जवाब होगा एंड्रयूज, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये सारे के सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपके 100 दिनों तक लगातार चलेंगे। ये जो सीरीज चल रहा है जीके जीएस बूस्टर सीरीज, ये 100 दिनों तक लगातार चलेंगे, और प्रत्येक दिन आपको 100 प्रश्नों का सेट मिलेगा। तो अगर आपने 100 दिनों तक लगातार इस वीडियो को देख लिया तो निस्संदेह ही आपका जो जीके जीएस का पोर्शन है ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा आप किताब पढ़ते ही होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि सारे के सारे फैक्ट्स जो होते हैं या सारे के सारे जो जानकारी होते हैं वो एक किताब में नहीं हो पाता है। जनरली होता ये है कि सारे किताब में जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है और मुख्य मुख्य बातों को ही संकलित किया जाता है। तो इस तरह से बाकी जो क्वेश्चन बच जाते हैं उनको कंप्लीट करने का एक ही माध्यम है कि हम प्रैक्टिस सेट करें, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। तो एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और 100 दिनों तक लगातार आप देखते रहेंगे, जिससे कि आपको 100 × 100 करेंगे तो 10,000 जीके जीएस का संग्रह हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से ये काफ़ी लाभदायक साबित होगा आपके लिए। तो एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा की रचना, यहाँ देखते हैं, अकबरनामा की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अबुल फजल ने की थी। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंपारण के आंदोलन से हुआ था। और चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। पोखरण, जहां आणविक परीक्षण के लिए
किए गए थे। ठीक है, ये किस राज्य में अवस्थित है, पोखरण किस राज्य में अवस्थित है आपको बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान में। अगर याद नहीं हो तो ऐसे याद रखेंगे कि जहाँ पे मरुस्थल होता है, जहाँ पे कम ज़्यादा स्पेस होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हो ज़्यादा, वहीं पे परीक्षण किया जाता है किसी भी मिसाइल का। ठीक है, तो राजस्थान जो है वो रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ पे ही होगा, याद रखेंगे। किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है, यानी वंदे मातरम का जो वंदे मातरम किस पुस्तक में लिखी गई है, यानी वंदे मातरम जो किताब है, सॉरी वंदे मातरम हमारा है, तो ये किस किताब से ली गई है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये आनंद मठ से ली गई है। ठीक है, और आनंद मठ के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आनंद मठ के लेखक कौन है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी। याद रखेंगे ये दोनों पूछा जाता है कि रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि ने। याद रखेंगे रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो तुलसीदास ने की थी। ठीक है, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी अवधी में। रामचरितमानस की रचना जो हुई थी वो मूल अवधी भाषा में हुई थी। यहाँ देखते हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नीति आयोग के संबंध में क्या सही है हमको बताना है। तो इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, और दूसरा है केंद्रीय वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। ठीक है, तो केवल एक सही है, दूसरा जो है वो गलत है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पे की गई थी, यानी कि नीति आयोग जो था उसका नाम अब नया नाम है। इसका पहले नाम क्या था, योजना आयोग था। यहाँ देखते हैं हम लोग खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है, तो क्यों होता है। तो इसका सही जवाब होगा इसका न्यूनतम बिखराव होता है, यानी इसका प्रकीर्णन जो होता है वो न्यूनतम होता है, इसलिए लाल बत्ती का, यानी ये दूर से भी देखा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है, बिखराव होता है, वो ब्लू का होता है, याद रखेंगे, नीले रंग का होता है। और इसके अलावा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो आकाश का रंग है वो नीला होता है। आगे देखते हैं कबूतर किसका प्रतीक होता है। कबूतर जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बंग भंग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है हमको बताना है। तो 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विभाजन लागू हुआ था वह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो याद रखेंगे यहाँ से एक और प्रश्न हम पकड़ ले रहे हैं यहाँ से कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905, यानी कि आपको ईयर याद रखना है कि बंगाल का विभाजन सन 1905 में हुआ था। तो ये इस तरह से ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी इसमें आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज तथा बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पहले हम लोग कूट देख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो ये जो है हमारा ये गलत है। ठीक है, 2 नंबर गलत है। और आगे देखते हैं कड़े विरोध के कारण वर्ष 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा, ये सही है। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया जो वर्ष 1912 में लागू हुआ, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। कथन 1, 3 और 4 सही है। निम्नलिखित में किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्रों को
अस्त्रों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में उलझ पड़े। ठीक है, यानी हुआ क्या था कि नरमपंथी और गरमपंथी थे वो इस बात के लिए आपस में लड़ गए कि अस्त्र बहिष्कार का जो नियम था या फिर जो भी था वो पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि ये वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था ऐसा घटना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ये माधव गडगिल पैनल, ये भी सही है। कस्तूरी रंगन पैनल, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। किसी तत्व की भार संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन 7 होगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 11 होगा। यहाँ देखते हैं सूर्य सेल परिवर्तित करती है, तो सूर्य सेल क्या परिवर्तित करती है यहाँ देखते हैं हम लोग। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि सूर्य सेल इससे मतलब ये है सौर सेल। ठीक है, यानी कि सौर प्लेट जो होते हैं, जो सूरज से जो बिजली बनाया जाता है, तो किस ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो विद्युत ऊर्जा से होता है, सौर ऊर्जा का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है पार्सेक किसकी इकाई होती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दूरी की। पार्सेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। इसके अलावा प्रकाश वर्ष जो है वो भी दूरी की इकाई होती है। जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो, जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है, तो अब बताना है इसमें से कौन आंसर होगा? तो हमारा सही आंसर होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे न्यूनतम कोष प्रणाली कहा जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी तत्व का जो संयोजकता है वो सबसे अंतिम कक्षा में उसके परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो जिस तरह से हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो पहले में हो जाएगा 2। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। संयोजकता निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 3। ठीक है, तो 2, 8, 3 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो सबसे अंतिम कक्षा में जो परमाणुओं की संख्या होती है वही उसका संयोजकता हो जाता है। तो इस तरह से इसका संयोजकता 3 होगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमोनिया क्लोराइड का। भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1992 में की गई थी। याद रखेंगे, भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है, और प्रोजेक्ट लायन, ये जो बाघ संरक्षण जो है, ठीक है, वो 1973 में शुरू किया गया था। याद रखें दोनों को। चलिए, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 होता है। कार्बन की जो संयोजकता होती है अपने कार्बनिक यौगिकों में वो 2 होती है। ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन, तो क्या होती है? परमाणु या आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और अवकरण में क्या होता है? तो अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है जबकि ऑक्सीकरण में त्याग होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH रासायनिक सूत्र होता है कास्टिक सोडा का। याद रखेंगे, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक सूत्र होता है वो NaOH होता है। और Na2CO3 ये
सोडियम कार्बोनेट का होता है जिसे धोवन सोडा कहा जाता है, और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है जिसे खाने वाला सोडा कहा जाता है। चूहे को मारने की दवा कौन सी है, बताना है इसमें। तो चूहे की मारने की जो दवा होती है वो जिंक फॉस्फेट होती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा प्लाज्मा झिल्ली का जो मुख्य कार्य होता है वो जीन कोष की रासायनिक रचना ठीक रखना होता है। आगे देखते हैं, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 760 mm पारे से कम होता है। काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारी न्यूट्रॉन तारा के सिकुड़ने से काला छिद्र बनता है, जिसे कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है। याद रखेंगे, कॉन्फ्यूज नहीं होंगे शब्दों से, काला छिद्र हो या कृष्ण छिद्र हो, बात एक ही है। आगे देखते हैं, किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की परत की वजह से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस भी है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए, यहाँ सुमेलित करना है तो हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ पाएंगे। तो युगांतर, तो इसका सही जवाब होगा युगांतर का बरिंद्र कुमार घोष ने इसकी रचना की थी। ठीक है, युगांतर की रचना जो हुई थी वह बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा हुई थी। इंडियन श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था, और बंदी जीवन ये सविंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था बंदी जीवन। और तलवार जो है इसकी रचना वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पादक के संदर्भ में अल्प है। ठीक है, तो बताना हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फसल है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में बहुत कम है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चावल। निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये पश्चिम बंगाल और केरल की बात है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी लोक आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो था, जो अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, ये आपका मराठा के काल में थी। ठीक है, मराठा के काल में थी। आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप किस विशाल भूखंड का भाग था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड का। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग था, तो गोंडवाना लैंड का था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीवन मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये कच्छ की खाड़ी जो है वो आरक्षित जीवमंडल के अंतर्गत नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता है। क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, हमको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा रॉकेट प्रौद्योगिकी किसमें होता है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, जिसे इंग्लिश में क्रायोजेनिक इंजन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, तो ये घनत्व के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडल में बादल जो होते हैं वो क्यों तैरते हैं,
तो वो न्यून घनत्व के कारण यानी कि कम घनत्व के कारण तैरते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अजंता। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने बनाया था। मोरी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया गया है? इसका सही जवाब होगा मराठो। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके उतना प्रयास करेंगे ख़त्म करें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाए तो भी समस्या ही होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस प्रश्न को देख लेते हैं। सुमेलित करना है इसको, तो 62 नंबर प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसको। तो नासिक संयंत्र केस जो हुआ था ये हुआ था आपका विनायक सावरकर, ठीक है। और दूसरा है हमारा अलीपुर षड्यंत्र केस, तो ये संबंधित है अरविंद घोष से, ठीक है। इसके अलावा ढाका संयंत्र केस, इससे पुलिन दास संबंधित है। बनारस षड्यंत्र केस, इससे सचिंद्रनाथ सन्याल संबंधित है, ठीक है। तो याद रखेंगे नासिक संयंत्र केस विनायक सावरकर, अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंदो घोष, ढाका संयंत्र केस पुलिन दास और बनारस षड्यंत्र केस सचिंद्रनाथ सन्याल। अगला प्रश्न है हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी म्यांमार में, ठीक है। अराकान योमा जो है म्यांमार में स्थित है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा अवतल दर्पण। तो 64 का जो सही जवाब होगा, सॉरी लेंस बताना चाहिए यहाँ पे, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पर्यवेक्षीय प्राधिकरण। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ठक्कर बापा ने किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब होगा जैन धर्म ने। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। याद रखेंगे निम्न में से कौन सा गद्दर आंदोलन से संबंधित नहीं था? गद्दर आंदोलन से संबंधित नहीं थे तारकेश्वर। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? 4 ऑप्शन में से बताना है सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। इन चारों के तुलना में हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पॉल्यूशन फैलाता है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था? तो कहाँ से शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? सही जवाब होगा ऑप्शन सी साबरमती से शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरब वासियों ने किया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न होगा उल्का क्या है? अगला प्रश्न है उल्का क्या है? इसका सही जवाब होगा तो ये बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। यानी कि किसी तारा से, या यूँ समझ लीजिए किसी तारा से अगर कोई भाग, तारा का कोई भाग टूटकर पृथ्वी की तरफ आती है तो उसे ही हम लोग उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद
मंत्रों की रचना की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये है लोपामुद्रा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो उसके हिसाब से स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोला करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एमनियन। एमनियन जो है वो परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। अगला सवाल है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ है? तो जिप्सी लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं? ऑप्शन सी, ये भारत में रहा करते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आवृत्ति माडुलन। यानी आवृत्ति माडुलन के वजह से ही दूरदर्शन में श्रव्य संकेतों का प्रसारण हो पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एशिया। आगे देखते हैं, अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। अशोक के द्वारा शिलालेख जो लिखे गए हैं उस पे इसका नाम जो है प्रियदर्शी लिखा गया है। राज्यसभा में किन राज्य संघ क्षेत्रों को स्थान प्राप्त है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली और पुदुचेरी। यही दो राज्य है जहाँ पे राज्यसभा है। याद रखें, केंद्र शासित में दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे राज्यसभा है, तो वो है दिल्ली और पुदुचेरी। याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है हमारा, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 310 केल्विन होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये लगभग 37 होता है। ठीक है, यानी कि ये होता है, एग्जैक्ट होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम ऑलमोस्ट लेके चलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, यानी कि आकर्षित होती हैं? तो ये बताया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो 84 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पूर्ण अभ्यंतरण परिवर्तन, यानी पूर्व आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है नेत्र तंतु। याद रखेंगे, जिसे इंग्लिश में एंडोस्कोप भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? 85 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि NPK। ये जो है एक मिश्रित उर्वरक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। तो कहाँ पारित हो जाने से? लोकसभा में। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये थे केवी फ्रिशक। इन्होंने मधुमक्खियों की भाषा की पहचान की थी, इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो 89 का सही जवाब होगा सोडियम थायोसल्फाइड, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसके परामर्श करता है, किससे परामर्श करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इससे भी करते हैं संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सही जवाब है संबंधित राज्य के राज्यपाल से। तो उपरोक्त सभी सही जवाब होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 93 तो प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः कितने भुजाओं वाली हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये चतुर्भुजाओं वाली, यानी कि 4 भुजाओं वाली हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बताना है इसमें, तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा, यानी कि इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। तो देख लेते हैं सत्य। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग गठन किया था। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1916 में की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, याद रखेंगे, तिलक ने अप्रैल में जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो जो तिलक किए थे वो बेलगांव में किए थे और जो एनी बेसेंट की थी उन्होंने मद्रास में की थी। होम रूल आंदोलन के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल थे, ये भी सही जवाब है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। येलो केक क्या है? तो 96 का सही जवाब होगा, ये यूरेनियम ऑक्साइड है जिसको येलो केक कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहा जाता है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? इसका सही जवाब होगा चुनाव से था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव से था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग के द्वीपों का निर्माण करती है? तो 98 का सही जवाब होगा कावेरी। कावेरी नदी जो है वो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग के द्वीपों का निर्माण करती है। सेकेंड लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अहरार आंदोलन से जुड़े थे? ठीक है, इसके कूट को देख लेते हैं ताकि आसानी होगा जवाब देने में। चलिए, तो अहरार आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? तो मौलाना मोहम्मद अली सही हैं, हसन अली जुड़े हुए थे, मजहरुल हक जुड़े हुए थे, हाकिम अजमल खान, ये चारों सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होती है? तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ा देगा। ठीक है, तो अगर हम ब्याज की दर को घटाते हैं तो निवेश का जो दर है वो बढ़ेगा। याद रखेंगे इस बात को। चलिए, तो आज का ये 100 प्रश्न खत्म हुए हैं। तो कल फिर आपको 100 प्रश्न के साथ हम मिलते हैं। तब तक आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए और भी वीडियो बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।